सैटरडे है यार, बी प्रिपेयर्ड। मुझे उतना थोड़ी ना समझ आता है, इतना अगर पढ़े लिखे होते तो यहीं होते रहे। चल, तो वो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। चलो, पिछला दो तो लिख लिया था आप लोगों ने। अब जो हम लोग यहां पर देख रहे थे कौन सा था बेटा? टैक्स को हम लोग फंक्शन के रूप में देख रहे थे। तो उसके बेसिस पर अगर काम करेंगे तो हेडिंग का नाम फिर से लिख लो, इनकम डिटर्मिनेशन with tax as a function of इनकम। तो इस केस में हमारा होता है t इज इक्वल टू टी बार प्लस टी वाई। टी इज इक्वल टू टी बार प्लस टी वाई। ये जो हमारा टी है ये हमारा टोटल टैक्स को दिखाएगा। किसकी बात करेगा बेटा? टोटल। ये जो टी बार है हमारा, ये हमारा एक जो कहते हैं ना कि मिनिमम टैक्स जो हमारा चार्ज होता है, ये फिक्स जो चार्ज हमारा रहता है वो है। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा ऑटोनॉमस कांस्टेंट टैक्स, कह सकते हैं नहीं। और ये देख रहे हो, तुम इनकम कमाते जाओ टैक्स वाला लगता रहेगा। ये कितना है? जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। तो ये जो हमारा टी है, स्मॉल टी, ये हमारा इनकम टैक्स रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हमारा इनकम टैक्स रेट के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि भाई जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? टैक्स बढ़ेगा ही नहीं। देखते हो ना कि 10%, 20%, 30%, इस तरीके से हमारा क्या है? टैक्स है। अब नया स्लैब जो है 25% का भी हमारे पास आ चुका है। तो अब कहीं ना कहीं ये बदलाव होगा, ये नहीं होगा? तो जितना ज्यादा इनकम बढ़ता रहेगा उस अनुसार टैक्स का रेट भी बढ़ता रहेगा। लेकिन एक मिनिमम कोई ना कोई चार्ज होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टी बार के नाम से जानते हैं, टी बार कहलाता है। तो अब अगर इस केस में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम करें तो फॉर्मूला तो वही है बेटा हमारा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ये आएगा ये नहीं आएगा? चलिए, तो यहां पर y बराबर a प्लस बी वाई डी, क्या हो गया हमारा? बी वाई डी प्लस आई प्लस, बेटा ये जो वाई डी है तो वाई डी का फॉर्मूला ऊपर में क्या लिखवाया था? y माइनस टी। और t की जगह पे अब कौन सा वैल्यू आ जाएगा? टी बार प्लस टी वाई ना। टी की जगह पे वैल्यू कौन सा आएगा? ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो रख के बनाओ ना, हमारा शकल का देख रहे हो? करो जल्दी। देखो ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? तो करो जल्दी। होगा क्या?
यही होगा क्या? सबका आ रहा है इतना? क्योंकि अब वहां पे y वाला दो को चीज आ गया तो दोनों y अपोजिट साइड जाएगा, एगो माइनस में आ जाएगा और एगो माइनस में था तो प्लस में आ जाएगा। कर लोगे? बोलो। तो ये जो वैल्यू है ना बेटा, इसी को कहते हैं टैक्स मल्टीप्लायर। क्या कहेंगे इसी को? टैक्स मल्टीप्लायर। तो देख रहे हो, ए को फॉर्मूला समझ गए तो सब अपने आप बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। और बनाना जानबूझ के बता रहा हूं ताकि याद रखना आसान हो जाए। अब डायरेक्ट बोलते कि रट्टा लगा लेना ऐसा होता है तो वो थोड़ा सा बाद में भूलने का चांसेस ज्यादा होता। लेकिन अगर बनाना सीख जाओगे तो सिर्फ एक टर्म्स को याद रखना होगा कि अगर टैक्स एज ए फंक्शन क्वेश्चन में लिखा है तो टी का फॉर्मूला क्या? टी बार प्लस बी टी वाई है ना, टी बार प्लस टी वाई होता है ना। और अगर उसी तरीके से हम लोग डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे तो y माइनस टी। तो ये दो चीज अगर याद रहेंगे तो ऑटोमेटिक नहीं बन जाएगा। कंजम्पशन फंक्शन सबसे पहले ही लिखवाया था, a प्लस बी वाई होता है उसका वैल्यू, a प्लस बी वाई होता है। तो ऑटोमेटिक यही दो तीन चीज छोटी वाली जो ऊपर वाला ध्यान रखेंगे, कितना भी लंबा फॉर्मूला बनाना हो आराम से बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो ये आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए जरा अब इसमें आखिरी बातें कर ली जाए, कितना इसमें परेशान होगे। तो लिखिएगा, इनकम डिटर्मिनेशन विथ टैक्स एज ए फंक्शन ऑफ इनकम तो है ही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर पेमेंट। अब यहां पर बेसिक चीजें थोड़ी सी बदल जाएगी, देख रहे हो ना, तीनों चीज आ गई। टैक्स एज ए फंक्शन तो इसका मतलब टी की वैल्यू तो टी बार प्लस टी वाई आना ही आना था। साथ में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ गया और ट्रांसफर पेमेंट भी आ गया। तो और भी कुछ माइनस प्लस की बातें हो सकती है, नहीं हो सकती बेटा? तो अगर हम यहां पर इसका देखें तो सबसे पहले तो कंजम्पशन फंक्शन वाला फॉर्मूला लिख लो। तो सी का फॉर्मूला लिखो बेटा, सी बराबर क्या होता है? ए प्लस वाई लिखो या वाई डी लिख दे, क्योंकि हम तो अब जो भी बात कर रहे हैं डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे। तो सी बराबर हमने क्या लिख लिया? ए प्लस, अच्छा चलो एक बार बताओ, अगर वाई डी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वाई डी बराबर क्या होगा? ट्रांसफर पेमेंट भी दे रखा है तो y माइनस टी प्लस, ऊपर लिखवा चुका हूं ना ये। अच्छा चलो एक काम करते हैं, टी भी अब आ गया लेकिन टैक्स एज ए फंक्शन भी तो ऊपर लिखा हुआ है। तो अब अगर वाई डी का फॉर्मूला लिखा जाए तो y टी की जगह पे टी बार, देखो अगर ब्रैकेट इस यहां ले लेते तो हम उसका साइन अपोजिट करते काम चल जाएगा। तो जो प्लस टी वाई लिखे थे वहां पर क्या लिख दे अब बेटा? माइनस टी वाई लिख दे तो काम चल जाएगा, प्लस टी आर लिख दे तो काम चल जाएगा। अब अगर वाई डी की जगह पे ये वैल्यू रख दे तो फॉर्मूला आप नहीं बना सकते हैं? बोलिए, जल्दी से कीजिए। बन गया? सर स्मॉल टी क्या है? अरे इनकम टैक्स रेट लिखाया तो था वहां पे, मैंने स्मॉल टी में देखो बेटा लिखवाया हुआ है स्मॉल टी। अच्छा हाँ, ये इनकम टैक्स रेट लिखाया तो है मैंने। ये वाई का मतलब मत समझ लेना, हम टी से रिलेटेड बात कर रहे थे बेटा यहां पर। ठीक है अरमान? आ गया?
मुझे लिखना पड़ेगा या लिख लियो? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, देखना किस किस का उतना आ रहा है। इतना ही आ रहा है क्या? अरे बुर्बक, सिर्फ टीआर का फर्क पड़ेगा ना, और कौन सा फर्क पड़ेगा? तो बीटीआर जोड़ ना देना, कौन सा दिक्कत है? फॉर्मूला तो ऊपरे वाला रहेगा, सिर्फ बीटीआर जुड़ गया होगा। पहला दूसरा फॉर्मूला में उसी टाइप का ये भी था, बस यहाँ पे टैक्स था तो टी वाला काम अलग हो गया था। ओके, आ रहा है सबका इतना? कोई ऐसा जिसका ना आ रहा हो? हो गया। अब जो है कुछ लायबिलिटी मैं आपके ऊपर देना चाहता हूं, पहले वो काम आपने करनी है, बाद में मैं कर दूंगा, ठीक है? रिमेनिंग जो पार्ट है, पिछली क्लास में मैंने 3 सेक्टर मॉडल वाला सर्कुलर फ्लो बताया था। एज इट इज पहले बना लो, लेकिन ऊपर से थोड़ा जगह छोड़ के 5 लाइन, क्योंकि आरओडब्ल्यू का भी तो काम करना है अब हमें। तो 3 सेक्टर वाला तो बताया था ना भाई, हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट, बीच में बैंकिंग रखा ही था। उसको एज इट इज बना लो, उसमें कोई अंतर मत करना। हाँ, ऊपर में 5 लाइन छोड़ दो, क्योंकि 2 लाइन लिखाएंगे भी और 2 बातें उसमें लिख भी लेंगे। ए फाड़ के चिपका रहा है पूर्वक, बता, बोलता फाड़ के चिपका लेते वहां पे। तो हेडिंग का नाम पहले लिख लो, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। यही होगा हमारा हेडिंग। तो 3 सेक्टर वाला आराम से 4-5 लाइन छोड़ देना, और 3 सेक्टर वाला ग्राफ एज इट इज बना लो। आई एम टेकिंग स्वास्थ्य लाभ तब तक। अरे अभी कभी कभी तो अपना टाइम आता है। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही लगा ना, इसमें बोरियत नहीं लगी होगी, क्योंकि हाँ नहीं, अगला भी टॉपिक है उसमें थ्योरेटिकल है, लेकिन वो कहानी टाइप में है ना, तो मजा आएगा। हाँ, उसमें कहानी टाइप में ही है, जो अभी पब्लिक फाइनेंस पढ़ाएंगे ना, वो कहानी टाइप में है, तो मजा आता है सुनने में। इंडियन इकोनॉमी सबसे बोरियत वाला टॉपिक। तो उसका मैंने जो शॉर्ट नोट्स दिया ना, उसको ये सोचना कि 2-4 बार रीड कर लेना, ताकि अगर वो दिखे तो समझ जाना कि ये इसका मतलब होता है, और उसका कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि देखो, उस थ्योरी को किसी भी तरीके से दिमाग में घुसाने का तो कोई और रास्ता है ही नहीं। इसलिए तो नहीं करना ना बेटा, इसलिए तो शॉर्ट नोट्स बना के दिया है ना। अब देखो, किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया, मैं आज प्रिंट आउट दे देता। कल दे दो, कल दे दूंगा मैं।
ये आपने 3 सेक्टर मॉडल के अंतर्गत बना लिया होगा, ठीक है। देख रहे हो, इंपोर्ट पे हमने लाल कलर चलाया हुआ है और एक्सपोर्ट के ऊपर कौन सा चला दिया। अब सर इंपोर्ट में आपने लीकेज क्यों लिख दिया? तो भाई अगर हाउस होल्ड कुछ भी बाहर से इंपोर्ट करेगा तो पैसा हमारी इकोनॉमी में रहेगा या हमारी इकोनॉमी से बाहर जाएगा? बाहर ना चला जाएगा। तो इसलिए हमने इंपोर्ट का एरो किधर रखा है? बाहर की तरफ, क्योंकि हाउस होल्ड से पैसा चला गया। फर्म अगर कुछ भी एक्सपोर्ट किया होगा तो पैसा आवेगा, तो पैसा आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? इंजेक्शन नहीं हो जाएगा। इसलिए हमने उसको किस लाइन से लिखा है? ग्रीन से। तो यही बात हमने पिछली क्लास में समझाया था कि रेड वाला लीकेज और ग्रीन वाला इंजेक्शन। ओके। अच्छा, कोई बाहरी अगर जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा, जैसे हम लोग एफडीआई वगैरह की बात कर देते ना, तो एफडीआई वगैरह तो फर्म्स के अंतर्गत ही होगा, तो वो इंजेक्शन होगा या लीकेज होगा? इंजेक्शन होगा ना। इन्वेस्टमेंट क्या, तो पैसा दिया ना भाई। तो केस में अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी भी पूछ देगा कि कोई भी एफडीआई वगैरह हुआ है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? ठीक है, तो इतना ही लिख लेना, चौथा सेक्टर खत्म। 3 वाला तो आपने बना ही लिया होगा और चौथा उसमें ऐड हो गया। तो बुर्बक 3 तो बता ही चुके थे ना, तो चौथा के लिए तो एक ही लाइन ना लिखवाना, खाली आरईडब्ल्यू में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को दिखाना पड़ा। वो इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि अब जो फॉर्मूला आएगा वहां पे नेट एक्सपोर्ट्स की भी बात आएगी, इसलिए दिखाना पड़ा है। और आखिरकार हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ गए हैं। हो गया। चलिए अब जरा इक्विलिब्रियम को देख ले बेटा, यहां पर तो लिखिएगा इन इक्विलिब्रियम एस इज इक्वल टू, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू
अब अगर y बराबर AD लिखे हैं तो y का फॉर्मूला क्या, C प्लस S प्लस T, और AD बराबर C प्लस I प्लस G प्लस, अब नेट एक्सपोर्ट की भी बात होगी ना बेटा, x माइनस m। कहां नीचे, अब इसके नीचे नहीं लिखेगा रे पूर्वक, नहीं नहीं हम कहां लिखे, डायग्राम तुम यहां बनाए थे तो उसके नीचे ना स्टार्ट करिए बेटा, घर पे भूल के तो नहीं आ गया दिमाग। हाँ बोलो, असर वहां से हो रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो बेटा समझ गया ना, दोस्त नहीं है, गद्दार है ये सब, है कि नहीं, दोस्त के रूप में छुपे हुए भेड़िए हैं ये लोग। चलो तो C प्लस S प्लस T बराबर क्या होगा बेटा, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, इसी को क्या कह देंगे बेटा, नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स जो होता है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव, क्योंकि इसमें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को देखना है कि नहीं। तो चलिए जनाब, C से C खत्म, क्या बच गया हमारे पास, S प्लस T, इधर माइनस M है, इधर आएगा तो प्लस M हो जाएगा बेटा, प्लस I प्लस G प्लस X लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हम लोग, बोलो, अरे बोलो। अब ये जो M है ना बेटा, M बराबर लिखिएगा M बार प्लस My, M इज इक्वल टू क्या होगा, M बार प्लस My। बेटा जिस तरीके से हम लोग टैक्स एज ए फंक्शन देखे थे उसी तरीके से नहीं लग रहा है, यहां पर कुछ बातें हो गई हमारी। तो यहां पर ये जो M बार है इसको लिख लीजिएगा बेटा ऑटोनॉमस इंपोर्ट, क्योंकि X से दिखाते हैं हम लोग एक्सपोर्ट को और M से किसको दिखाते हैं, और ये जो M है इसको कहते हैं बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, अर्थात M इज इक्वल टू चेंज इन M डिवाइड में चेंज इन Y। ओके, अगर ग्राफ बनाने के लिए चाहूं तो बना सकता हूं, लेकिन मुझे आता नहीं है, बनाना आपने है। कौन सा ग्राफ पता है, याद करो टू सेक्टर मॉडल में हमने लिखा था, तो वहां एस और कौन सा आया था बेटा हमारा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग को देख के चले थे या नहीं, आए ना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट आया था तो टी आ गया था। ग्राफ एक ही है, पहले हमने दो अलग अलग ग्राफ बनाए थे ऊपर और नीचे, सेकंड वाले में हमने कंबाइंड कर दिया था, तो वही कंबाइंड वाला यहां भी लिख लो, इसमें एक में एक्सपोर्ट एक में इंपोर्ट लिख लेना, कौन सा दिक्कत है भाई, ग्राफ तो सेम ही रहेगा। तो पिछली क्लास में जो थ्री सेक्टर मॉडल में जो पहला ग्राफ बनाया था एज इट इज वही बना दो। देखो थ्री सेक्टर मॉडल जहां पे करवाया था वहां पे पहला ग्राफ बनाया था ना हमने कुछ इक्विलिब्रियम के बाद, हाँ हाँ वही वाला बेटा, ठीक है, वही ग्राफ एज इट इज बना लो। क्योंकि सेम ग्राफ है, कोई अंतर नहीं है, इसलिए नहीं बना रहा हूं मैं। बस पहले में क्या था, एस था, दूसरे में एस और टी आ गया, और अब यहां पर क्या होगा, अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी आ जाएगा। ओके, हो गया, तो एस टी एम एक साथ आ जाएगा और आई जी और एक्स एक साथ आ जाएगा।
अरे बुर्बक देखो, अब मैं इसलिए बोल रहा था बनाने कि मैं देखूं कि कौन कौन फंस रहा है, और मैं देख रहा हूं कि आपस में चर्चाएं ज्यादा चल रही हैं। अब मैं एक तरीका बना देता हूं कि कभी भी अगर इस तरीके का ग्राफ बनाना तो कैसे तुम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, देख लो इधर, चूंकि सेविंग की भी बात आएगी, सेविंग नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो सब हो सकता है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि एक्स और वाई एक्सिस का होना जरूरी है ना बेटा। तो हमने यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ले लिया, और सेविंग चूंकि नेगेटिव भी हो सकता है तो इसलिए हमने थोड़ा सा वाई एक्सिस को क्या करा है, नेगेटिव भी ले लिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फिर उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई ऐसे होगा, ये बात तो बता ही रखा था हम लोगों ने, एग्रीगेट सप्लाई होगा। एग्रीगेट डिमांड कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ से होगा बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड। ओके, जहां पर इंटरसेक्ट किया है वही हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। जहां हमने इंटरसेक्ट किया वही हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां से एग्रीगेट डिमांड है यहीं से इन्वेस्टमेंट वाला लाइन हम खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते हैं। तो ये हमारा I प्लस जी प्लस एक्स आ गया, ये हमारा क्या हो गया। अब सेविंग तो हमारा नेगेटिव से जाएगा, लेकिन एक चीज होना चाहिए कि टच कहां पे करेगा, इस पॉइंट पे ही ना टच करना चाहिए। तो क्या अब हम उसको इस तरीके से लाइन ना बना दें, तो ये क्या हो गया, S प्लस टी प्लस एम नहीं हो गया, हो गया काम खत्म। तो ऊपर वाला AD और AS बनाओ, उससे कंपैरिजन कर लो इसको। ओके, और इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला, इसके बाद संपन्न भवतु। कौन फैला रहा है ऐसी अब्बा, इसका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। दीदी कल एब्सेंट हो जाएंगे आप, तो कल तो एब्सेंट रहेंगे आप। अच्छा, तो मैथ्स और इको का कोई लेना देना तो है नहीं, बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, हमारा तो हमने बोला ये हमेशा तैयार हो। अच्छा एक वो बताओ, मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि यूनिट 2 भी आएगा, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, कुछ भी हो सकता है। चलो हो गया, ग्राफ बना लिया सब, वो तो सब प्रभु की इच्छा है। लिखो बेटा, y बराबर क्या हो गया बेटा हमारे पास, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। m की वैल्यू कितनी लिखा था हमने, m बार प्लस एम वाई, बोलो। c की वैल्यू कितनी, a प्लस बी वाई डी। बेटा अगर कहीं पर ये y के साथ कैपिटल D लगा होगा ना, तो ये मत समझ लेना कि अलग है, D का मतलब डिस्पोजेबल। तो चाहे स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे कोई अंतर ऐसा नहीं है। तो कहीं ऐसा ना कि आपके अगर बुक वगैरह में कैपिटल D दे रखा तो ये बोला ये तो पढ़ाया नहीं इसने, छोड़ के भग गया। नहीं, स्मॉल हो या कैपिटल हो, YD का मतलब हो गया डिस्पोजेबल इनकम। तो C की वैल्यू क्या हो गया बेटा, A प्लस बी वाई। अच्छा YD की वैल्यू क्या, ओके
मैंने यहां टैक्स एज ए फंक्शन तो कुछ लिखा है ही नहीं, फॉर्मूला बनाओ। बनाओ, रखो वैल्यू, सोल्व करो, करना है बेटा। ये फॉर्मूला जब सामने ये सब लिख दो ना, नाचना शुरू कर दो, अपने आप बन जाए। सॉल्व करो इसको, सी की जगह पे वैल्यू रखो, जहां एम है वहां पर एम की वैल्यू रखो। देखो ऐसा होगा क्या, बोलो। वाई वाले सबको एक साथ ले आए, आ रहा है सबका इतना। बोलो, ये जो हमारे पास वैल्यू है ना बेटा, लिखिएगा, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, क्योंकि अब नेट एक्सपोर्ट की बात आ रही थी ना हमारे पास, तो हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की बात कर लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, अगर कभी बोला जाए कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, तो एक तो ये वैल्यू हो गई, या इसी की वैल्यू हमारे पास होती है बेटा चेंज इन वाई डिवाइड में चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई डिवाइड में चेंज इन एक्स।
अब देखिए बेटा, अगर यहां पर हम लोग बात करें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में चेंज हो सकता है या नहीं, उसकी वैल्यू तो बदल सकती है। तो अगर वैल्यू में बदला हो तो कहता है बेटा इफ x लेस देन m देन national income decreases if m increases then foreign trade multiplier decreases। ये दो शब्द बस याद रख लेना और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही थी कहानी आपको केंजियन थ्योरी के अंतर्गत। अगली क्लास में पहले हम लोग एक क्लास में बिजनेस साइकिल पढ़ लेंगे, ठीक है। एक क्लास में पूरा का पूरा बिजनेस साइकिल को हम लोग देख लेंगे ताकि वो टॉपिक पूरा ही निपट ही जाए, और फिर हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 7 की तरफ। ओके, तो हमें झेलने के लिए तब तक धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। यो।